नाउ गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर 5, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो मेंडल का वर्क था उसको 1900 के आसपास तक तो दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, एंड आफ्टर दैट so many scientists came out and they are criticizing the things because उन्होंने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो प्लांट्स पे किए थे, एंड दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड गिव्स सेम रिजल्ट्स एज इन द प्लांट्स इन द एनिमल्स, जिस वजह से उसमें चेंजेस आए। और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट जीन्स का दिया, जो उन्होंने उस समय फैक्टर्स कहा था जिसको बाद में जीन्स कहा गया, उन्होंने कहा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, बाकी नए साइंटिस्ट ने कहा कि कैरेक्टर्स जो हैं उनको एक्सप्रेशन देने वाले जो एलील्स हैं वो बेंड नहीं होते, कहीं पर भी वो उनको हम हटा नहीं सकते। और मेंडल की अप्रोच जो थी मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया था और उन्होंने डाटाज प्रेजेंट किए थे, वो उस समय के साइंटिस्ट ने दे डू नॉट एक्सेप्ट दैट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। और उसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट, डी वेरिस, कॉरेंस एंड वॉन टेस्मार्क, इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडेलियन रिजल्ट्स को फिर से रीडिस्कवर किया, और उन्होंने उसके बाद जो चीज़ें थी उनको बहुत ज़्यादा एनालाइज किया, और उन्होंने सेल डिविजन्स को क्लियरली ऑब्ज़र्व किया। एंड आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल डिविजन्स उन्होंने दे हैव फाउंड दैट सो मैनी चेंजेस टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो होने वाले चेंजेस थे, जिन करेक्टर्स में या जिन स्ट्रक्चर्स में वो हो रहे थे, दे कॉल्ड दीज थिंग्स एज अ क्रोमोसोम्स। और इसके बाद उन्होंने 1902 में वाल्टर शूटन और थियोडोर वोवेरी ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक सो मैनी टाइम्स दिस शुड बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, दैट व्हाट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में उन्होंने जो जीन्स थे और उनके मूवमेंट थे क्रोमोसोम्स के, क्योंकि क्रोमोसोम्स पे लगे रहते हैं जीन्स, और जीन्स के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल और उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न जो हम सबको अलग अलग करता है, एंड वी आर गोइंग टू बी सेपरेट फ्रॉम अदर्स। दैट्स वाई एवरीबॉडीज पैटर्न ऑफ द जेनेटिक मटेरियल शुड बी यूनिक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि सारे करेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उनमें जो इनहेरिट करेक्टर्स होते हैं वो स्पर्म्स और एग्स से होते हैं। तो स्पर्म्स और एग्स 2 जनरेशन्स के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। ये जो आपका करेक्टर्स हैं, हेरिडिटी करेक्टर्स हैं, ये न्यूक्लियर मटेरियल के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। और उन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर पेयर्स में जीन्स लगे रहते हैं, और ऑलवेज जो भी जीन्स होते हैं वो पर्टिकुलर करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जीन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस से ही करेक्टर्स अपीयर और डिसअपीयर होते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमेशा स्पर्म्स एंड एग्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, व्हेन दे फ्यूज दे अगेन डेवलप अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को एक सिंपल कैटेगराइज करके, जो शूटन और वोवेरी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हम डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट कलर्स से जो क्रोमोसोम्स हैं और उनके ऊपर जो कलर दिए गए हैं, इनसे हम देख सकते हैं कि ये जो जर्म सेल्स में है वो किस तरीके से मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, और इस तरीके से एक क्रॉसिंग ओवर का स्टेज होता है वहाँ पर मियोसिस में। मियोसिस वो डिवीज़न है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है, एंड मियोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स, वेल एज माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द
सोमैटिक सेल्स, यानी जहाँ पर हमारे सेल डैमेज हो गए हैं वो डिवाइड होंगे, वो माइटोसिस होगी। और गैमीट्स में हमेशा मियोसिस होगी जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं इनको इस डायग्राम के थ्रू जर्म सेल्स में दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है डिफरेंट कलर से जिससे कि हम आसानी से समझ सकें। इसमें एनाफेज स्टेज है। एनाफेज स्टेज में जो हमारे सेल डिवीज़न का एक सेकंड लास्ट स्टेज होती है, फर्स्ट होती है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, और लास्ट में होती है टीलोफेज। तो एनाफेज स्टेज में किस तरीके से क्रोमोसोम्स आपस में जो अटैच होते हैं वो अलग अलग हो करके, क्रोमेटिड्स अलग अलग होते हैं, अलग होने के बाद अटैच होते हैं और जेनेटिक मटेरियल उनका एक्सचेंज हो जाता है विद द बोथ पेरेंट्स, और इस वजह से जो दोनों पेरेंट्स का पैटर्न होता है उन दोनों का मिक्सचर उनके ऑफस्प्रिंग्स में आता है, क्योंकि इनकी मिक्सिंग हो जाती है एट द टाइम ऑफ सेकेंड मियोसिस। और फर्स्ट मियोसिस में एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर में ही एक्सचेंज होता है। और जो सेकेंड मियोसिस सेकेंड स्टेज है वो सिंपल होती है, क्योंकि जो एक्सचेंज होना है वो पहले मियोसिस फर्स्ट में ही हो चुका होता है, और इस तरीके से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रोसेस इसमें दिखाई देता है। इसके बाद जो वॉल्टन और सुटन और बोवेरी ने जो पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स को उन्होंने इसमें दिखाया था, और इसको हम क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन T.H. मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट और उनके कोलीग्स ने किया। जनरली मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने गार्डन पी पे किए थे, दैट इज़ अ प्लांट। कोई भी एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब एनिमल्स पे इसका वेरिफिकेशन हुआ तो T.H. मॉर्गन ने उसको वेरीफाई किया, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा एक फ्रूट फ्लाई ड्रासोफिला मेलेनोगास्टर, जो इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें उन्होंने क्यों लिया, व्हाट आर द रीजंस दैट ही सेलेक्ट द ड्रासोफिला मेलेनोगास्टर एज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वन रीज़न दैट इज़ इनको हम सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करा सकते हैं लेबोरेटरी में। दूसरा रीज़न था कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो 2 वीक्स का होता है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। थर्ड, सिंगल मेटिंग में हमें लार्ज नंबर ऑफ एग्स मिलते हैं जिनसे नई प्रोजेनियम को मिल सकती है। और उसके बाद इनमें मेल और फीमेल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। मेल छोटा, थोड़ा सा हाइट में छोटा होता है, जबकि फीमेल बड़ी होती है। तो ये दूर से, और इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इजीली विजिबल होते हैं, इनके कैरेक्टर्स इजीली विजिबल होते हैं, जिस वजह से इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो किया गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अगर कोई कैरेक्टर का जीन, रिस्पॉन्सिबल जीन अगर उस क्रोमोसोम पे बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाएगा। वो कहीं भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो कहीं पे भी ड्रॉप आउट नहीं होगा। वेयरएज जब ये लिंकेज बहुत स्ट्रांग होगी तो रिकॉम्बिनेशन यानी नए कॉम्बिनेशन बनना बहुत कम हो जाएगा, यानी लिंकेज स्ट्रांग होने पर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। लिंकेज वीक होगी तो वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास नहीं हो पाएंगे। एंड ड्यू टू दिस मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशंस आर फॉर्म। रिकॉम्बिनेशंस कब बनते हैं? जब नए नए वेरिएशंस हमारे पास डेवलप होंगे। इसी प्रोसेस को इसमें समझाया गया है बाय द एग्जाम्पल ऑफ ड्रासोफिला। ड्रासोफिला में जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेंडल ने किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स हम दो करेक्टर्स को ले करके एक क्रॉस करें, और वो दो कैसे होंगे? कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं। इसमें हमने मेंडल के पी के तरह ही हमने लिया। T.H. मॉर्गन ने येलो बॉडीड यानी जिनकी बॉडी येलो कलर की थी और वाइट आइज़ थी वो फीमेल्स ली, और ब्राउन आइड और रेड ब्राउन बॉडी और रेड आइज़ वाली मेल्स, इनके बीच में उन्होंने क्रॉस किया। तो एफ1 प्रोजेनी में उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो उनको करेक्टर्स मिले और F2 जनरेशन में जो करेक्टर्स मिले, इन दोनों का जो रेशो था तो F1 में बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा मेंडल में था, और F2 में भी वही रहा 9:3:1। लेकिन
इसमें आगे डायग्राम में हम देखें क्रॉस ए और क्रॉस बी। इन क्रॉसेस में हम जब देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि क्रॉस ए में पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, रिकॉम्बिनेशंस कम हैं, जबकि क्रॉस बी में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशंस हमको ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर जो मॉर्गन ने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू उन्होंने प्रूफ किया, मॉर्गन ने कहा कि ड्यू टू दिस फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स एंड coined द टर्म लिंकेज, whereas the physical association of genes on a chromosome is termed as recombination। यानी अगर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स टाइटली लिंक्ड हैं तो वो लिंकेज है, और जो अटैचमेंट है जीन्स का क्रोमोसोम पे वो पेरेंटल है या नॉन पेरेंटल, यानी पेरेंट्स के बिल्कुल जैसा ही है या नया कॉम्बिनेशन है, वो है रिकॉम्बिनेशंस। और जिस वजह से नॉन पेरेंटल्स में आपका रिकॉम्बिनेशंस ज़्यादा होते हैं, जबकि पेरेंटल्स में लिंकेज में स्ट्रॉन्ग में जो रिकॉम्बिनेशंस बहुत कम होते हैं। जिसमें एक क्रॉस ए में हमारे पास जो F2 जनरेशन्स में आते हैं तो उसमें अगर हम देखें तो वाइट एंड येलो वाले जो करेक्टर्स हैं उसमें क्रॉस ए में जो रिकॉम्बिनेशंस हैं वो लूजली लिंक्ड है, इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशंस हायर डिग्री पे दिखाई देते हैं। और जबकि आपका क्रॉस बी में जब आप देखते हैं तो टाइटली लिंक्ड है, और टाइटली लिंक्ड होने की वजह से रिकॉम्बिनेशंस जो हैं वो हमें कम दिखाई देते हैं। फर्स्ट में जो रिकॉम्बिनेशंस हैं वो हमें 1.3% ही मिलते हैं, जबकि हमारे पास क्रॉस ए में जहाँ पर रिकॉम्बिनेशंस हाई होते हैं वो वहाँ पे 37.2% तक हमें रिकॉम्बिनेशंस मिलते हैं। अगर आप इसमें क्रॉस ए और क्रॉस बी में देखेंगे F1 जनरेशन और F1 के बाद जो हमारे पास F2 जनरेशन है, तो इसमें आप देखिए पेरेंटल कॉम्बिनेशंस 98.7 क्रॉस ए में है। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशंस कितने हो गए 1.3%, यानी यहाँ पर जो जीन्स हैं वो टाइटली लिंक्ड हैं ऑन द क्रोमोसोम, दैट्स वाई रिकॉम्बिनेशंस बहुत कम पाए जा रहे हैं। जबकि अगर आप इसमें देखेंगे क्रॉस बी में कि पेरेंटल जो आपका है वो 62.8 यानी कम हो गए, यानी यहाँ पर लिंकेज जो है वो बहुत टाइटली नहीं है, जिसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेशंस हैं वो 37.2% तक F2 जनरेशन में मुझे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इसको TH मॉर्गन ने प्रूफ किया। अब एक टर्म आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर जनरली क्या होता है कि हमारे पास बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पे पेयर्स में, क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में होते हैं और उनके ऊपर जीन्स अटैच रहते हैं, वो भी पेयर्स में ही होते हैं। अगर हम उसमें जीन्स का पर्टिकुलर करेक्टर देखें तो एक वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन करेक्टर। यहाँ पर जो मेंडल ने में एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने कहा था कि फ्लावर का कलर या तो पर्पल होगा या वाइट, लेकिन अगर इसमें हम देखें कि यहाँ पे कोई हमें एक पर्टिकुलर करेक्टर नहीं मिल रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांट की बात हो गई, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें टॉल और शॉर्ट दोनों टाइप के लोग मिलते हैं, यानी दो डिस्टिंक्ट अलग अलग फीचर्स हैं जो एक हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, कम या ज़्यादा। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, यानी एक करेक्टर को 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स जब रिप्रेजेंट करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। पॉली मीन्स बहुत सारे, यानी जो हमारे पेयर में करेक्टर जीन्स हैं दे आर ओनली 2। इफ़ द करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन 3 दैट इज़ कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स। और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन हाइट। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि ह्यूमन का स्किन कलर जो है वो भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। अगर आप देखें 3 जीन्स A, B और C कैपिटल ये कंट्रोल कर रहे हैं स्किन कलर ह्यूमन में, यानी A और B और C कैपिटल्स हैं, दैट मीन्स दे आर द डोमिनेंट करेक्टर्स। जबकि यहाँ पर अगर स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c हैं वो क्या है रिसेसिव फॉर्म्स हैं, और कैपिटल इन डोमिनेंट करेक्टर डार्क स्किन को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि
जो आपका रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये लाइट कलर के स्किन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी यहाँ पे डोमिनेंट एलील्स जो हैं वो ए, बी और सी के होंगे ग्रुप्स में, पेयर्स में, जबकि रिसेसिव एलील्स होंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी के ग्रुप्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पीलियोट्रॉफी। यहाँ पर एक सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर, वहाँ पे जो 2 से ज़्यादा जीन्स किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पर एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड पीलियोट्रॉपिक जीन। वेयर अ जीन सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस, दैट इज़ कॉल्ड पीलियोट्रॉपिक जीन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डिजीज़ फिनाइलकीटोन्यूरिया, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक वो डिजीज़ है जिसमें एक एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का काम है कि हमारा जो अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन, उसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है और लिवर में स्टोर हो जाता है। ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ये अगर एंजाइम है हमारी बॉडी में, इसका रिडक्शन यानी रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारी जो फिनाइल एलानिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट ना होकर के फिनाइल एलानिन पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्टोर हो जाता है कहाँ पर, ब्रेन में, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर और स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा से जो जेनेटिक्स के स्टडी करने वाले जेनेटिसिस्ट्स हैं उनके लिए एक हमेशा पजल रहा है, एक हमेशा क्यूरोसिटी का एक टॉपिक रहा है कि कैसे आखिर होता है, क्या होता है, कैसे मेल बनते हैं, कैसे फीमेल बनते हैं, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द नेचुरल फिनोमिनन। इसमें के लिए अगर हम लार्ज नंबर में इंसेक्ट्स को देखें तो वहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन XO टाइप का होता है। यानी XO टाइप का मतलब ये हो कि वहाँ पर जो एग्स हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम्स होता है और इसके अलावा ऑटोसोम्स होता है, जबकि उनके मेल्स में कुछ में एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ में कोई क्रोमोसोम नहीं होता, यानी XO मीन्स एक एक्स है और बाकी ज़ीरो, और फीमेल में दोनों में एक्स है। तो ये एक्स जब फर्टिलाइज होते हैं और जो एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज होता है, एक्स क्रोमोसोम्स तो फीमेल बनती हैं, और या वो जब स्पर्म्स में कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा तो वो बन जाएगा मेल, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम पे मेल होता है। जबकि अगर हम ह्यूमंस में देखें तो यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल ग्रॉस हॉपर है, जिनमें आपका जो XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। जबकि अगर हम ह्यूमंस में देखें तो ह्यूमंस में 2 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, X और Y। X थोड़ा बड़ा रहता है और Y छोटा और थोड़ा सा बेंड होता है हेड पोर्शन में। तो अगर हम इसमें देखें तो आपका जो ह्यूमंस में XY टाइप का पैटर्न पाया जाता है, ड्रासोफिला में भी XY टाइप का पैटर्न पाया जाता है, और यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो एक टाइप के एक्स बनाती हैं, क्योंकि उसमें केवल XX क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उन पे हमेशा X ही क्रोमोसोम होगा। जबकि फीमेल्स में कुछ स्पर्म्स होंगे जिन पे X क्रोमोसोम होगा, कुछ होंगे उन पे Y होगा। इफ़ egg is fertilized by the sperm which contains X chromosome, that means it is a female, and if the egg is fertilized by the sperm which contains Y chromosome, that means it is a male। तो यहाँ पर 2 टाइप का XO और XY टाइप का आपका जो पैटर्न पाया जाता है। यहाँ पे 2 टर्म आती हैं, मेल हेट्रोगैमिटी और फीमेल हेट्रोगैमिटी। मेल हेट्रोगैमिटी मीन्स मेल्स में 2 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाएं, जो ह्यूमन मेल्स में भी पाए जाते हैं X और Y, और आपके जो इंसेक्ट्स हैं उनमें भी XO टाइप का पाया जाता है। ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं मेल हेट्रोगैमिटी। जबकि दूसरे में अगर फीमेल्स में 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स हों, यानी कुछ में आपका जो फीमेल्स में भी स्पेशली बर्ड्स में 2 अलग अलग टाइप के फीमेल्स में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसको कहते हैं फीमेल हेट्रोगैमिटी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस में हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं,
46 क्रोमोसोम्स, अगर हम इनको पेयर्स में करें तो 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स में 22 पेयर्स बिल्कुल सेम होते हैं मेल और फीमेल दोनों में, इनको कहते हैं ऑटोसोम्स। दूसरा एक पेयर, वन पेयर, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडीज़, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम है यही डिसाइड करता है कि ऑफ स्प्रिंग मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। और एक जो ऑटोसोम्स हैं वो कॉमन होते हैं, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स को हमारी बॉडी में अपीयर कराते हैं अदर देन द सेक्स। अब यहाँ पर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल गैमेट्स होते हैं वो दो टाइप के गैमेट्स बनाते हैं। ये मेल बॉडी होती है वो दो टाइप के गैमेट्स बनाती है। एक में 50% स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम का कैरी करते हैं और 50% वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं, जबकि फीमेल्स में जो एग बनते हैं वो सारे के सारे जो हैं एक्स क्रोमोसोम ही कैरी करते हैं, क्योंकि उसमें दूसरा क्रोमोसोम पाया नहीं जाता। अब यहाँ पे ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म विच कैरी एक्स क्रोमोसोम, वो हो गया फीमेल। और अगर स्पर्म which is going to fertilize the egg which contains the Y chromosome, then it is called male body। और इस तरीके से 50% मेल चाइल्ड और 50% फीमेल चाइल्ड का क्राइटेरिया होता है। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में एक प्रोसेस है, यहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड पैटर्न पाया जाता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का पैटर्न का मतलब ये है कि यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनमें हमेशा हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स ही होते हैं, यानी 16। जबकि जो क्वीन होती है दैट इज़ अ फीमेल, और क्वीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग एग्स फॉर अपकमिंग जनरेशन। तो जो फीमेल है उसमें हमेशा 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एक अलग पैटर्न पाया जाता है, तो हनी बी का जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इस पे डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल कितने क्रोमोसोम रिसीव कर रहा है। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमेशा हैप्लॉइड ही रहते हैं, यानी वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 ही रहेगा। अब अगर देखें आप इस डायग्राम में, तो पेरेंट्स में फीमेल में मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीज़न, और वो गैमेट्स बनाती है जिनमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल में मियोसिस नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही से हाफ है, उनका हाफ नहीं होगा, उसमें माइटोसिस सिंपल डिवीज़न होती है। और वो 16 जब एग के 16 क्रोमोसोम से मैच करते हैं तो फिर से फीमेल बन जाती है, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं तो वही फिर ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, और यहाँ पर ये केवल पाया जाता है हनी बी में। इसके बाद आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन एक वो प्रोसेस है जहाँ पर किसी वजह से डीएनए की सीक्वेंस में चेंज हो जाए। वो आपका एक्सटर्नल कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, रेडिएशंस भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं, जिनको कहते हैं म्यूटाजेंस। जो इस प्रोसेस को करेंगे दे आर कॉल्ड म्यूटाजेंस, और जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। और इसमें जो बॉडी है या जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक जो है रिजल्ट्स में चेंज आ जाएगा, और इसको हम चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे, जो मैंने अभी छोड़ रखा है, बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा जो क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस का हम ख़ास तौर से अगर स्टडी करते हैं तो हम कैंसर सेल्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। म्यूटेशन दो टाइप का होता है। अगर हम देखते हैं कि सिंगल बेस पेयर में कोई चेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, और इसके एग्जाम्पल हैं सिकल सेल एनीमिया। और अगर इंसर्शन मीन्स कोई नया क्रोमोसोम ऐड हो या डिलीशन यानी कोई क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन ये दो म्यूटेशन के टाइप्स हैं। इनके लिए बहुत सारे केमिकल और फिज़िकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको कहते हैं म्यूटाजेंस, जिसमें ख़ासतौर से अल्ट्रावायलेट रेज हैं या आपका कोई सडन एक्सीडेंट है
ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं अल्टर करते हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पहला टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ये है कि हम किसी की फैमिली के बारे में 3 से 4 जनरेशन्स तक ऑब्ज़र्व करें और उसका एनालिसिस करें कि क्या इस फैमिली में कोई डिज़ीज़ ऐड हुई है जो पहले नहीं थी, या कोई डिज़ीज़ या कोई ऐसा करेक्टर बाहर गया है या इस फैमिली में ऐड हुआ है। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एनी न्यू करेक्टर बाय द एनालिसिस ऑफ द 4 to 5 जनरेशन्स ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली, दैट इज़ कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे पी प्लांट में जो करेक्टर्स या उन्होंने क्रॉसेस कराए थे मेंडल में, वैसे अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, उनके जो फैमिली में जो उनके आपके एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम कई सारी जनरेशन्स में किसी की फैमिली के लिए फैमिली में एनालिसिस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस, और ये एक ट्री से रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पर इसको हम एक ट्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस एक स्ट्रॉन्ग टूल है जिसकी हेल्प से हम एक एबनॉर्मलिटी या डिजीज़ को किसी भी वहाँ पर फैमिली में हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो सिंबल्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर आप देखिए